यूक्रेन संकट में मिस्र द्वितीय समझौते को समझना। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नेता वर्तमान रूसी यूक्रेन शत्रुता के लिए एक राजनयिक समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, 2014-2015 मिन्स्क समझौता एक संभावित उत्तर के रूप में सामने आया है। सौदे पर बातचीत बेलारूसी राजधानी मिन्स्क में हुई थी, इसलिए इसे मिन्स्क समझौता कहा जाता है। हालांकि मिन्स्क द्वितीय को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था और इसकी कई महत्वपूर्ण चिंताएं अनसुलझी हैं। मिन्स्क वन के बारे में प्रथम के बारे में आपको बता दूं, सितंबर 2014 में यूक्रेन और रूस द्वारा समर्थित विद्रोहियों के बीच 12 सूत्रीय समझौता हुआ। इसकी शर्तों में कैदी की अदला बदली के साथ मानवीय सहायता वितरण और भारी हथियारों की वापसी भी थी। समझौता तुरंत टूट गया, दोनों पक्षों ने इसे तोड़ दिया। और मिन्स्क द्वितीय के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर से फरवरी 2015 में मिन्स्क में रूस, यूक्रेन और यूरोप सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और समझौते के समर्थन का एक बयान भी जारी किया, जिसमें वो 13 अंक थे। प्रथम, तत्काल और व्यापक युद्ध विराम। नंबर 2 पर दोनों पक्षों द्वारा सभी भारी हथियारों की वापसी। नंबर 3 पर OSCE द्वारा निगरानी और सत्यापन। नंबर 4 पर है यूक्रेन कानून के अनुसार डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्रों के लिए अंतरिम स्वशासन पर बातचीत शुरू करने के लिए और संसद के एक प्रस्ताव द्वारा उनकी विशेष स्थिति को स्वीकार करने के लिए। नंबर 5 पर लड़ाई में शामिल लोगों के लिए क्षमा और माफी। नंबर 6 पर बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान। नंबर 7 पर मानवीय सहायता का प्रावधान। नंबर 8 पर है पेंशन सहित सामाजिक आर्थिक संबंधों की बहाली। नंबर 9 पर है यूक्रेन की सरकार द्वारा राज्य की सीमा पर पूर्ण नियंत्रण बहाल करना। नंबर 10 पर सभी विदेशी सशस्त्र संरचनाओं, सैन्य उपकरणों और सैनिकों की वापसी। नंबर 11 पर यूक्रेन में विकेंद्रीकरण सहित संवैधानिक सुधार, डोनेट्स और लुहांस्क के विशिष्ट उल्लेख के साथ। नंबर 12 डोनेट्स और लुहांस्क में चुनाव उनके प्रतिनिधियों के साथ सहमत होने के लिए। नंबर 13 पर रूस, यूक्रेन और OSCE के प्रतिनिधियों सहित त्रिपक्षीय संपर्क समूह के काम को तेज करने के लिए। संकट की पृष्ठभूमि के आगे बारे में अगर मैं बात करूं, डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने 2014 में यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। इस क्षेत्र में रूसी समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई में अप्रैल 2014 से अब तक 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। मिन्स्क 2 पर हस्ताक्षर के बाद की स्थिति यह है कि सबसे पहले लड़ाई रुक गई और OSCE मॉनिटर तैनात किए गए। OSCE आज भी सीमा पर गश्त और सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की रिपोर्ट करना जारी रखता है। हालांकि 2014-15 की तुलना में बहुत कम कॉम्पैक्ट और बहुत कम हताहत हुए हैं। इस संबंध में समझौता कम से कम आंशिक रूप से पूरा किया गया था। यूक्रेन में 1.5 मतलब 1.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और लगभग 14,000 लोग हिंसा के परिणाम स्वरूप मारे गए हैं। समझौता क्यों विफल हुआ? मिन्स्क समझौता जल्दबाजी में तैयार किया गया। हालांकि रूस के एक हस्ताक्षरकर्ता था, लेकिन संघर्ष में इसकी भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया गया था। तब से क्रेमलिन यह दावा करने में सक्षम है कि यह केवल एक पर्यवेक्षक है और देश के पूर्व में यूक्रेनी सरकार और अलगाववादियों के बीच एक समझौते की आवश्यकता है। इस सबूत के बावजूद कि रूस अलगाववादी का समर्थन करता है, इस बीच
कीव ने विद्रोहियों से सीधे बात करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा समझौते का पाठ अस्पष्ट है। रूस और यूक्रेन राजनीतिक रोडमैप को अलग अलग तरीके से देखते हैं। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में स्थानीय चुनाव कराने से पहले यूक्रेन को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से नियंत्रण हासिल करने की जरूरत है। वह यह भी चाहता है कि रूसी सेना विदा हो जाए। बेशक रूस का दावा है कि विद्रोही नियंत्रणों क्षेत्रों में उसके कोई सेना नहीं है। इससे पहले कि यूक्रेनी सीमा पर नियंत्रण हासिल करे, विद्रोहियों क्षेत्रों को नियंत्रित करते हुए मॉस्को चुनाव कराना चाहता है। पश्चिमी राजनयिकों द्वारा इस घेरे को खत्म करने के प्रयास बुरी तरह से विफल रहे हैं। डोनबास विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति कभी भी निर्धारित नहीं की गई है। एक संघीय प्रणाली के भीतर कीव का मानना है कि इस क्षेत्र में अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों का समान स्वायत्त होना चाहिए। मॉस्को मिनट समझौते में शब्दावली को डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों की अनूठी स्थिति का जिक्र करता है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अन्य लाभों के साथ साथ अपने स्वयं के पुलिस बल और न्यायिक प्रणाली की अनुमति है। हालांकि कोई भी यूक्रेन प्रशासन जो डोनबास को विशेष दर्जा प्रदान कर देने के लिए सहमत है, उसे लोकप्रिय विरोध का सामना करना पड़ सकता है। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पेरेश्को द्वारा विकेंद्रीकरण पर संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव रखने पर यूक्रेनी राष्ट्रवादी संगठन नाराज हो गए। व्लादिमीर पुतिन के लिए मिन्स्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यदि मॉस्को के पक्ष में देखा जाए तो यह रूस के लिए रूस सामरिक डोनबास मिलिशिया के माध्यम से यूक्रेन में अपना प्रभाव बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है। यह रूस को भूमि पर कब्जा किए बिना संप्रभुता देगा, जैसा कि उसने 2014 में क्रीमिया के साथ किया था। यह रूस को यूक्रेन के राष्ट्रीय मामलों में भूमिका निभाने की अनुमति देगा। भ्रम को और बढ़ाते हुए रूस ने सैकड़ों हजारों डोनबास लोगों का पासपोर्ट प्रदान किए हैं। यह रूस को अपनी पड़ोसी के माध्यम से यूक्रेन की संसद में एक सीट के साथ साथ नाटो या यूरोपीय संघ में शामिल होने के किसी भी यूक्रेनी के प्रयासों को बाधित करेगा। संघर्ष के वर्तमान परिदृश्य में दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए रूस द्वारा यह एक प्रमुख शर्त है। रूसी नागरिकता वाले लोग और जिन्हें यूक्रेनियों की हत्या को माफी से सम्मानित किया गया, संभावित रूप से यूक्रेनी संसद में हवा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव कैसे किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप यूक्रेन और भी अस्थिर होगा, जबकि रूस अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि रूस के पश्चिम में यूक्रेन को छोड़कर सभी देश नाटो के सदस्य हैं। पश्चिम भी चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए, जिसके लिए यूक्रेन ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इसलिए रूस इसे एक खतरे के रूप में देख रहा है और इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे पहला कब्जा था। तो अगले वीडियो में हम नाटो संगठन को समझेंगे।